जो वक्तव्य रखा गया वो हमारी इतिहासविद और शिक्षाविद प्रोफेसर गीता जी ने, ये अत्यंत ज्ञानवर्धक, सुरुचिपूर्ण और उत्प्रेरणा देने वाला है। अब उनका जो सारस्वत उद्बोधन है उसको सुनने के बाद मैं कुछ कहने की स्थिति में तो नहीं हूँ, मगर एक बात जरूर सामने रखना चाहूंगी कि लोकमान्य तिलक जी के विषय में आपने सत्य कहा कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति प्रभावित करती है कि स्वराज शब्द को उन्होंने स्वातंत्र्य वीरों के लिए एक थाती बना दिया। वो धरोहर है, आज भी ये शब्द हमारे लिए, सबके लिए धरोहर है। आपने अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के संदर्भ में लोकमान्य जी को जोड़ा, तो मैं स्वीकार करूंगी कि हम तिलक जी की उस विचारधारा को अपना मार्गदर्शक बनाने के लिए कृत संकल्प हैं, जो 13 दिसंबर 1919 में मराठा समाचार पत्र में उन्होंने अपने विचारों को जिस रूप में उन्होंने रखा था, उन्होंने लिखा था, सच्चा राष्ट्रवादी पुरानी नींव पर ही निर्माण करना चाहता है। जो सुधार पुरातन के प्रति घोर असमान की भावना का पर आधारित है, उसे मैं सच्चा राष्ट्रवादी सृजनात्मक कार्य नहीं समझता। हम अपनी संस्थाओं को अंग्रेजियत के ढांचे में नहीं ढालना चाहते। सामाजिक और राजनीतिक सुधार के नाम पर हम उनका अराष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते। तो हम भी इसी मंतव्य को, इसी दृष्टिकोण को लेकर आगे चले हैं। हमारा संकल्प है कि हम इसी दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे। आप उच्च शिक्षा में व्यावसायिक विकास केंद्र में निदेशक का दायित्व निभा रहे हैं और नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करने वाले शिक्षकों को उनके विषयों में अद्यतन करने की परियोजनाओं को सामाजिक वैविध्य के प्रति संवेदनशीलता और राष्ट्रवादी चिंतन के व्यवहारिक पक्षों से जोड़कर सम्मुख रख रहे हैं। क्योंकि शिक्षण से जुड़ी हूं मैं भी, इसलिए कहूंगी, आपके सानिध्य में कुछ चीजें मुझे वही लगी जो मैं कहना चाह रही थी या जिसको मैं लेना चाहती हूँ। क्योंकि हम जो शिक्षण से जुड़े होते हैं, हम सामाजिक हो, राजनैतिक हो, जब उसमें किसी का अवदान खोजते हैं तो हम शैक्षिक स्तर पर जरूर आते हैं। मैं ये मानती हूँ और आपने भी कुछ कुछ वैसा ही किया है। तो आप खुद भी जोड़ रही हैं अभी व्यवहारिक पक्षों से राष्ट्रवाद के शिक्षकों को जोड़ रही हैं, सीधी बात कहेंगी तो आपका साधुवाद इस कार्य के लिए। तो मुझे लोकमान्य जी के जीवन का वो निर्णय याद दिलाया आपने अभी, जब उन्होंने वकालत की शिक्षा समाप्त करने के बाद, एक प्रबल अधिवक्ता थे, इसके प्रमाण भी आपने दिए कि किस तरह उन्होंने भारतीय जो विचार थे उनको रखा अंग्रेजों के सामने भी दृढ़ता से। परंतु उन्होंने जब कार्यक्षेत्र चुनने का समय आया तो शिक्षक को चुना, अपना कार्यक्षेत्र उन्होंने शिक्षक को बनाया और 30 रुपए प्रति माह के वेतन पर स्कूल में पढ़ाने का निर्णय उनके हर मुकदमे से अधिक धनराशि कमाने वाले वकील मित्रों के लिए एक आश्चर्यजनक बात थी। और उन्होंने सीधा सवाल भी किया था उनके मित्र ने, ये सब लिखित हैं, इस सब के प्रमाण हैं। तो उन्होंने कहा था, तिलक तुमने ये क्या किया? वकालत की डिग्री लेकर स्कूल के अध्यापक क्यों बने? क्या तुम शिक्षकों की आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं जानते? मित्र, जब तुम अंतिम सांस लोगे तब तुम्हारे दाह संस्कार के लिए भी तुम्हारे घर में कुछ नहीं होगा। सीधा स्पष्ट सवाल उनसे संवाद किया था उनके मित्रों ने। और उनकी बात को सुनकर तिलक जी ने मुस्कुराते हुए कहा था, मैंने जो व्यवसाय चुना है वह बहुत पवित्र है, ईमानदारी वाला है। रही अंतिम समय की बात, तो मेरे दाह संस्कार का प्रबंध नगर पालिका कर देगी। इस उत्तर को सुनने के बाद उनके जो साथी थे, उन्होंने जो उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास देखा, जो तेज देखा, तो वे भी हैरान भी हुए और अभिभूत भी हुए। और सीधी सी बात यह है कि जो कैम्ब्रिज मैथमेटिक्स जर्नल में उस समय गणित के सवालों को भी हल करते थे अपनी शिक्षा लेते हुए, वो गणित का प्रतिभावान छात्र अगर वकालत छोड़कर, गणित का अध्यापन छोड़कर अगर इधर आया, तो गणित के अध्यापक भी हैरान हुए थे कि तुम गणित को अपना विषय क्यों नहीं बनाते, क्यों वकालत करना चाहते हो? क्योंकि सबके बाद वो वकालत के लिए आगे बढ़े थे। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपने गुरु को कहा था, जिन गुरु ने, गणित के गुरु ने उनसे कहा था, तो उन्होंने सीधा कहा था कि गणित में उच्च शिक्षा से अच्छी नौकरी मिल सकती है, लेकिन कानून की पढ़ाई से देश सेवा को भली भांति किया जा सकता है। तो हर एक कार्य उनका जुड़ा देश सेवा से। वो जो राष्ट्रनिष्ठा है उनकी, वो हमें बहुत कुछ सिखाती है अपने आप में। भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, जिसे हम
रेखांकित करते हैं। मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मैं पूर्वोत्तर से जुड़ती हूँ, मैं 1757 कहती हूँ, वहां 1757 से शुरू हो चुका था हमारा स्वाधीनता संग्राम, अभी यहाँ तक इतिहास को पहुंचने में समय लगेगा। तो उस समय तिलक जी की आयु 1 वर्ष की थी और उनका बचपन अपने दादाजी से क्रांतिवीरों की कथाएं सुनकर बीतता था। शिक्षण समाज को राष्ट्रवादी बनाएगा, ये उनकी धारणा वहां से जन्मी थी। 1873 में सरकारी शिक्षक के रूप में जब उन्होंने नौकरी स्वीकारी तो उस समय उनके मन में जो धारणा थी वो वही थी कि बच्चे, युवा, वृद्ध सभी देश की समसामयिक स्थिति को जाने, एकजुट होकर देश हित के लिए तत्पर हो। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने की दिशा में इस सब का विस्तार से वर्णन गीतांजलि जी ने, मैं गीतांजलि शब्द ले रही हूँ आपके नाम को क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लगता है ये नाम भी हमारे स्वाधीनता संग्राम में बहुत मुख्य भूमिका निभाने वाला है। पुस्तक जो थी गीतांजलि, तो माफ कीजिएगा मुझे, आपको तब गीता सिंह कहते हैं, मुझे वो नाम देखने के बाद बहुत सुंदर लगा, मेरा प्रिय नाम था इसलिए मैंने गीतांजलि कहा। तो उन्होंने उस समय, जब आपने बताया कि न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना करके जो बड़ा कदम उठाया था, उसमें मराठी के लेखक चिपळूणकर जी और अन्य सहयोगियों को जिनको लिया था, उसमें हम देखते हैं कि साहित्यकार भी शामिल हैं, अन्य क्षेत्रों के लोग भी शामिल हैं। और ये उनके सहयोगियों का और उनका प्रयास था कि 5 वर्षों की जो समय सीमा थी उसके अंतर्गत ही वो 336 विद्यार्थी थे शायद प्रारंभ में, उनकी संख्या बढ़कर 1900 हो गई थी। और ये ऐसा विद्यालय था जिसको अपने दमखम से बनाया था और इसमें वो मुफ्त में पढ़ाते भी थे और अपना समय पूरा देते थे अपने छात्रों के लिए। इसके बाद 1881 में उन्होंने मराठा और केसरी जो पत्रों का प्रकाशन किया, उसका भी उद्देश्य ये था कि जनता में जागरूकता आए। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी जो नीतियां हैं उनकी पोल खोलकर समसामयिक स्थितियों से जनता को परिचित करवा रहे थे वे, अपने पत्रों के माध्यम से, अपने शिक्षण के माध्यम से। मैं दोनों माध्यमों को साथ देती हूँ इसमें। प्रथम अंक की प्रतियों को तिलक जी ने स्वयं घर घर जाकर बंटवाया और उसके बाद स्थिति ये हुई कि लोग उस पत्र को खुद खरीदने के लिए और आगे उसको प्रचारित करने के लिए इन पत्रों से स्वयं जुड़ गए थे। तो ये उनका एक व्यक्तित्व था, ऐसा व्यक्तित्व जिसके सम्मुख सब हैरान थे। उनका ये विस्मयकारी व्यक्तित्व मानती हूँ मैं। तिलक जी ने अपने लेखों के कारण सत्ता का कोपभाजन बनना स्वीकार किया। तिलक जी के सामाजिक और राजनैतिक नैतिक अवदानों की विस्तृत जानकारी तो आपको मिल चुकी है, मैं इससे अब परिचित हैं। तो मैं शिक्षण से जुड़े होने के कारण उस पक्ष को सामने रख रही हूँ, फिर कहूंगी जिसके लिए हमारे पास प्रमाण भी है, जिसने सामाजिक और राजनैतिक युगांतकारी परिवर्तनों के लिए शिक्षण और शिक्षकों को, साहित्यकारों को केंद्र में रख लिया था। इससे पहले शायद शिक्षण से जुड़कर हम क्रांति ला सकते हैं, ये पहले युगों में हुआ था। इस युग में ये जो नई क्रांति है उसके साथ शिक्षकों को जोड़ा गया था। हम सब जानते हैं 1893 में जो गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी का जन्मोत्सव की बात अभी आपने की, वो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बने और इन उत्सवों से उन्होंने जन क्रांति की ऐसी शक्ति को उजागर किया जिसने अंग्रेजी साम्राज्यवाद की नींव को हिलाकर रखा था। इस उत्सव के संदर्भ में मैं बाकी कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत विस्तार से बताया जा चुका है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि उस समय 1882 में विलियम हंटर की जो अध्यक्षता में जो हंटर कमीशन बना था, जो आयोग बना था, उसकी रिपोर्ट में गंभीर चिंता जाहिर की गई थी ब्रिटिश सरकार से। इस तरह ब्रिटिश सरकार हिल गई थी ये एक शिक्षक से या एक पत्रकार से, एक लेखक से। तो वो चिंता जो थी उसको मैं उसको कोर्ट में ही ले रही हूँ मैं। उन्होंने लिखा था, गणेश उत्सव के दौरान युवाओं की टोलियां सड़कों पर अंग्रेजी शासन का विरोध करती हैं और ब्रिटिश सरकार के खिलाफत में गीत गाती हैं। स्कूली बच्चे पर्चे बांटते हैं जिसमें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हथियार उठाने और मराठों से शिवाजी की तरह विद्रोह करने का आह्वान होता है। इसमें दिए गए भाषणों में अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष करना जरूरी बताया गया है। तो ये प्रभाव बहुत बड़ा प्रभाव है जो शिक्षा के माध्यम से आ रहा था समाज में, और शिक्षा के साथ साथ जो लिखा जा रहा था और उसको जन जन तक पहुंचाया जा रहा था, उन माध्यमों से ये जनता तक पहुंच रहा था। अब चाणक्य से गुरु के प्रभाव से उस समय कितने राष्ट्रवादी शिक्षकों ने जन्म लिया, कितने पल्लवित हुए उस छाया में, इसके कुछ ज्ञात और अज्ञात प्रमाण ही हमारे पास हैं क्योंकि इस पर बहुत अधिक काम नहीं हुआ है अभी तक भी। भारतीय इतिहास में उन्हें उजागर ही नहीं किया गया। बहुत संक्षेप में कहूँ
तो 1908 में राजद्रोह के आरोप में जब देश से निष्कासित लोकमान्य जी 6 वर्षों के लिए मांडले के कारावास की सजा भुगत रहे थे, तो जैसा जानते हैं, और ये बहुत प्रिय पुस्तक है मेरी भी, गीता रहस्य, मैंने विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ी और जीवन दृष्टि बदली है उसने मेरी, बहुत सारी चीजें सीखी मैंने उससे। तो वो जब वो लिख रहे थे उस समय भी उन्होंने क्या लिखा, वो देश की स्थितियों के अनुकूल लिख रहे थे, ये हमें समझना पड़ेगा। गीता को यहाँ धार्मिक पुस्तक बनाकर नहीं प्रस्तुत किया है उन्होंने उस समय जो लिखा, उन्होंने अर्जुन को उसकी क्षमताओं का बोध करवाकर अकर्मण्यता को दूर करके युद्ध में प्रवृत्त होने का संदेश दिया। श्री कृष्ण का वो रूप हमारे सामने यहाँ आता है, और वो जो श्री कृष्ण के कर्मवाद की प्रतिष्ठा है उसको सरल शब्दों में करके उन्होंने लोगों के सम्मुख रखा। उसका भी उद्देश्य फिर वही राष्ट्रवाद है। हम जानते हैं कि इसके बाद उन्होंने 1914 में ये कर्मयोगी जब जेल से बाहर आए, तो वो एक इतिहास है कि किस तरह पुस्तक छपी। पहले लगा था कि छपेगी भी नहीं, क्योंकि पांडुलिपि अंग्रेज देंगे भी कि नहीं देंगे ये नहीं पता था, मगर उस पे तिलक जी ने कहा कि मेरी बुद्धि में सब कुछ लिखा हुआ है, मैं वैसे का वैसा शब्दशः दोबारा दे सकता हूँ, चिंता मत करो। खैर बाद में पांडुलिपि आ गई थी और वो आई, और आज भी वो जब मेरी पीढ़ी को प्रेरणा दी है, आगे वाली पीढ़ियों को भी देगी। और मैं बिल्कुल यहाँ से इस मंच से ये सबसे आग्रह करूंगी, जो नई पीढ़ी है उससे खास तौर पर, कि तिलक जी का गीता रहस्य एक बार अवश्य पढ़ें और समझें कि वो क्या भावना को अपने युवाओं में भरना चाहते थे। और कृष्ण ने जो संदेश दिया था वो अहिंसा परमो धर्म का नहीं है, वो अपने धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने का भी है। और वहां धर्म की व्याख्या कर चुके, अभी गीता जी ने की ये व्याख्या भी, कि वहां धर्म की व्याख्या है जो मानवीय गुण है उससे जुड़ जाते हैं सीधे सीधे। तो वर्ष 1914 के बाद जब वो बाहर आए हैं और अंतिम सांस तक 1 अगस्त 1920 तक राष्ट्र सेवा के व्रत का परिपालन उन्होंने किया है। मैं समय थोड़ा सा देखूंगी क्योंकि मुझे जो समय सीमा दी हुई है मैं उसी में समाप्त करना चाहती हूँ, कहना बहुत था मगर वहां समाप्त करूंगी। तो मेरा एक प्रश्न नई पीढ़ी से है, क्योंकि मैं नई पीढ़ी, हम लोग सारे जो शिक्षक रहते हैं हम नई पीढ़ी को ही दायित्व सौंपते हैं कि वो आगे बढ़ाएंगे। मैं नई पीढ़ी से ही ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि क्या हमने, जिनको उनके समय ने 1920 से पहले का जो युग है उसने 1857 के बाद के युग ने लोक मानने की उपाधि दी, क्या हमने वो नायकत्व उनको दिया? क्या हमने राष्ट्र नायक की उस कोटि में उनको लाकर खड़ा किया है? तो अगर हम चाहते हैं कि वो पद उनको मिलना चाहिए और इस विचार को पर हम विचार करें कि जो उनका मार्ग है दिखाया हुआ, हम उस पर चलने की चेष्टा करेंगे, तो उन्हें पढ़ना होगा, उनके बारे में जानना होगा। और मैं केवल यहाँ एक ऐतिहासिक दस्तावेज का उल्लेख करना चाहूंगी, और ये ऐतिहासिक दस्तावेज है इसलिए कह रही हूँ कि क्या प्रभाव था तिलक का, ये नई पीढ़ी को जानना चाहिए। क्योंकि तिलक का वो जो पाठ्य पुस्तक में एक छोटा सा पाठ जिसमें स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सिर्फ इतने तक समेट देता है तिलक को, वो तिलक नहीं है, बहुत विस्तृत है उनकी भूमिका, और वो समझना है हमारी युवा पीढ़ी को। मैं एक ऐतिहासिक दस्तावेज ले रही हूँ, ये दस्तावेज है 1917 में ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य एडविन मॉन्टेग भारत आए थे। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। वो भारत इसलिए नहीं आए थे कि वो ये देखें भारत में स्थितियां क्या है, वो देख रहे थे कौन व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसको किसी तरह समाप्त करके ब्रिटिश शासन की जड़ें मजबूत की जाए, वो इसलिए आए थे। उन्होंने लिखा है, उनकी एक पंक्ति है, तिलक इस समय शायद भारत में सबसे शक्तिशाली और प्रभावी व्यक्ति है। ये बहुत कुछ कह जाता है, इसका विस्तार है वहां, मैं उस विस्तार को नहीं दे रही हूँ। हाँ, क्योंकि ये तुलनात्मक जब हम करते हैं तो 1915 में भारत आए गांधी जी को जो पदवी मिली, ये कहीं लगती हैं कुछ चीजें हमें, वो मैं बहुत स्पष्टता से कह रही हूँ कि गांधी जी पहुंचे ही, आप जानते हैं 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे, और 1917 में मॉन्टेग लिख रहे हैं कि इस समय गांधी एक समाज सुधारक लग रहा है जो अपने व्यक्तियों को कहीं ढंग से बसाने की चिंता में है बस, क्योंकि हम जानते हैं साबरमती आश्रम की संरचना क्यों हुई थी, और ये मैं कहीं और से नहीं ले रही हूँ, ऐतिहासिक दस्तावेजों से ले रही हूँ। तो ऐसे में वो व्यक्तित्व जो 1920 तक पूरी पीढ़ी को इस रूप में प्रभावित कर चुका,
कि हमारी पूरी की पूरी एक बड़ी आबादी, एक नई जनसंख्या, एक नई चेतना से परिपुष्ट थी, और वो चेतना राष्ट्रवाद की थी। तो उसको लेकर जो सामने आए हैं उनको हमारी नई पीढ़ी को समझना है, आगे लेकर जाना है, और अपनी अभूतपूर्व परिकल्पना को साकार स्वरूप देने वाले, जन सामान्य की आस्था और राष्ट्रीय आंदोलन में बदलने वाले। मैं हमेशा मानती हूँ कि अगर उन्होंने शिवाजी जयंती को और गणेश उत्सव को, अभी आ रहा है, बहुत दूर नहीं है, आपने कहा था कि हम उनके बाद में, उनके दो दिन, ये बड़ा दिन है जो उनका बड़ा दिन आएगा अभी, जो हमने गणेश उत्सव के रूप में मनाया, 31 से हम शुरू कर देंगे। जो गणेश उत्सव है उसमें उन्होंने एक इतना बड़ा काम किया था जिससे हमें आज भी प्रेरणा लेनी चाहिए। वो है, जो मैं मानती हूँ उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक बड़ा संदेश, एक बड़ा जीवन दर्शन, कि किस तरह हम आस्थाओं को आंदोलन में बदल सकते हैं, और ऐसे आंदोलन में जो कि राष्ट्र को एक नई दिशा दे सके, युगांतकारी परिवर्तन ला सके। इसके साथ मैं उनके चरणों में प्रणाम करती और अपनी वाणी को विराम देती। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने युवाओं के लिए जो संदेश दिया